देखिए, पुलिस का एग्जाम हो चुका है और ऐसी स्थिति में जब एग्जाम हो चुका है तो ज्यादातर लोग अब चले जाएंगे ठंडे बस्ते में। उन्हें अब ध्यान नहीं रहेगा, एग्जाम हो गया, बात खत्म, पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई। अब कुछ करने नहीं, अब दोबारा जब फॉर्म निकलेगा तब 3 महीने फिर पढ़ाएंगे, फॉर्म डालने के बाद 4 महीने। ये वीडियो, ये पूरी जो बातचीत हमारी रहेगी वो इस पे रहेगी कि जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं। न्यू स्टूडेंट से मेरा मतलब ये है कि ऐसे बच्चे जो हाल फिलहाल 12th पास आउट किए हैं और अभी वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आ रहे हैं, तो उन्हें क्या क्या याद रखना चाहिए, कौन कौन सी बातें ध्यान देने लायक हैं, वो समझ लें। पहली चीज, जो सबसे पहली बात याद रखनी है कि अपनी पढ़ाई का जो तरीका है पहले तो उसे चेंज करना है। सबसे पहला काम कि तरीका ही चेंज करना है। जैसे अभी तक पढ़ रहे थे अब वैसे नहीं पढ़ना है। अभी तक क्या पढ़ रहे थे? अभी तक आप कर रहे थे मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन से मतलब रट्टा मार काम चल रहा था। तय थे 10 प्रश्न की, इनमें से 2 आनी है, 4 आनी है, कि परीक्षा में ये प्रश्न आएगा, रट के आपको उसका उत्तर लिख देना है एग्जैक्टली वैसा जैसा आपकी किताब में या तो लिखा हुआ है या फिर अध्यापक ने आपकी कॉपी में लिखवाया, वैसा लिख देना। ठीक, यानी डिस्क्रिप्टिव आपको उत्तर देने थे उन परीक्षाओं में जो आप पास करके आए हैं। अभी क्या है, अभी आपको एक शब्द में उत्तर देना है, एक शब्द में उत्तर देना है। अब जब एक शब्द में उत्तर देना है तो यह ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपको प्रश्न सही से समझ में आए। सबसे मुख्य बात क्या है? उत्तर देना मुख्य बात नहीं है। वहां क्या आ रहा था? वहां आ रहा था बल कितने प्रकार का होता है, विस्तार से व्याख्या करिए, आपने कर दी। ठीक, यहां आप बंधे हुए होते हैं उत्तर देने के लिए। लिमिटेड 4 उत्तर हैं, उन्हीं में से एक उत्तर देना है। अब वो प्रश्न कैसे पूछेगा, ये अलग तरीका है। वो एक पूरा एग्जाम्पल देगा और पूछेगा कि इस एग्जाम्पल में कौन से बल की बात की गई है, और फिर नीचे 4 विकल्प होंगे, 4 अलग अलग बल लिख देंगे। अब ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए पहला काम तो यह करना है कि आपको कॉन्सेप्ट के आधार पर मजबूत होना है। यानी यहां किसी चीज को, जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं, ऐसी स्थिति में किसी चीज को रटना नहीं है, यह समझ, कुछ भी रटना नहीं है, बल्कि जो कुछ भी पढ़ना है उसको समझ लेना, उसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। और जब आप समझ लेंगे तो प्रश्न कितना भी घुमाया फिराया जाए आप उसका जवाब दे पाएंगे। और रटे हुए प्रश्नों की खासियत क्या होती है? जैसा आपने पढ़ा है परीक्षा में एग्जैक्टली वैसे करके ही पूछा गया तो आप सही जवाब दे पाएंगे। और उसने अगर पूछने का तरीका बदल दिया तो फिर आपको लगेगा कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये हमारे लिए ये एक नया सवाल है। तो मुख्य चीज है, पहला तो आप अपना तरीका बदलेंगे। तरीका कैसा बदलेंगे? रूट मेमोराइजेशन का तरीका यूज नहीं करेंगे, यहां तरीका यूज करेंगे काय का? कॉन्सेप्ट लर्निंग का। कॉन्सेप्ट लर्निंग मतलब आप प्रत्यय सीखेंगे, कोई भी चीज है उसको समझने का ज्यादा प्रयास करेंगे और रटने का कम। वो अलग बात है कि आपको 10 चीजें समझाएंगी, 9 आपको प्रॉपरली समझ में आ गई और एक नहीं समझ में आ रही है तो उसको आधा अधूरा समझ लिया, आधा अधूरा रट लिया, काम चल जाएगा। लेकिन आप ये कहो कि 10 में से 9 चीजें रट के हम काम चला लेंगे, तो नहीं। क्यों नहीं? उसका कारण समझिए। आपका जो सिलेबस था वो लिमिटेड था। तो भाई इंटरमीडिएट में फिजिक्स है, ये 10 चैप्टर हैं, इन्हीं में से सवाल आएंगे। इतना बायो का पोर्शन है, ये 10 चैप्टर हैं, इन्हीं में से सवाल आएंगे। अंग्रेजी के 8 चैप्टर हैं, इन्हीं में से सवाल आएंगे। सब में ऐसे ही था। अभी कुछ भी बना हुआ नहीं। दुनिया के जितने भी विषय हैं, उन विषयों में जितने भी चैप्टर हैं, उन चैप्टर्स में जितनी भी हेडिंग है, उनमें से कहीं से भी सवाल आएगा। तो जब उतना इंटर वाला रटना मुश्किल हो रहा था, जब बना हुआ सिलेबस था, तो क्या इतना सब कुछ रटा जा सकता है? दिमाग में इतनी कैपेसिटी है, चलो रट भी लेंगे। दिमाग में इतनी कैपेसिटी है कि ये रख लेगा सारी चीजें? रख ही नहीं पाएगा। ज्यादा रखने का प्रयास करोगे फिर आगरा जाना पड़ेगा निकलवाने के लिए, तो दिक्कत ये भी है। तो हमें क्या करना है? हमें उन चीजों को छोटा करके और समझ के दिमाग में रखना है,
उतना बड़ा नहीं, उतना बड़ा रखेंगे तो फिर दिमाग में जगह कम पड़ेगी। बात यह है, तो पहली चीज तो यह है कि आपको अपना तरीका बदलना है। ये उन सभी के लिए है जो नए हैं और जो पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जाना चाहते हैं, कि वो अपना अध्ययन का तरीका बदल दें, रट्टाफिकेशन बंद कर दें। बिल्कुल काम नहीं आएगा, काम आएगी केवल और केवल समझदारी। अब दूसरी चीज ये है कि यहां आपको उस तरह से लिखना नहीं है जैसा आप क्लासेस में लिखते रहे हैं। उस तरह से नहीं लिखना है कि सारी बातें सब कुछ लिखे ही जा रहे हैं। मैं कोई एक नॉर्मल सी बात आपसे कह दूं। नॉर्मली मान लिया मैं क्या करता हूं, मान लिया आपको यहां प्रकाश संश्लेषण पढ़ना है, ठीक है। अब आप याद करिए, आपने इंटर लेवल पे या उससे पहले जहां कहीं भी प्रकाश संश्लेषण आपके सिलेबस में रहा होगा, वहां प्रकाश संश्लेषण की हेडिंग डलवाकर ढेर सारा लिखवाया गया होगा, ठीक। अब मैं अंतर बता रहा हूं, इस अंतर को गौर से समझ लो, आसान हो जाएगा सब। प्रकाश संश्लेषण में हेडिंग डलवाई गई होगी, फिर लिखा होगा कि पौधों की पत्तियों में ये होता है वो होता है, वो पूरा 1-1.5 पेज की आला लिखवाई गई होगी। यहां उस तरह से आपको लिखना ही नहीं। अब आपको लिखना कैसे जब आप प्रतियोगी परीक्षा में, आपको यह समझना है कि प्रकाश संश्लेषण दरअसल होता क्या है, इसके इनपुट क्या है और इसका आउटपुट क्या है। बस इतना समझ लेना, कौन कौन सी चीजें भाग लेती, बात खत्म। प्रकाश संश्लेषण क्या है, अब आप जानेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है, पौधे की भोजन बनाने की प्रक्रिया। बस खत्म, एक लाइन में बात हो गई। प्रकाश संश्लेषण क्या है, पौधे की भोजन बनाने की प्रक्रिया। क्या क्या होता है इसमें, पौधा जल लेता है अपनी जड़ से, ऊपर से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ये दो चीजें क्या है, ये दो चीजें हैं इनपुट। ये तो लेता है, ये क्या है, दो चीजें, ये दो चीजें हैं इनपुट। अब इस्तेमाल वो काहे का करता है, इस्तेमाल करता है वो क्लोरोफिल का और सूर्य के प्रकाश का। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों है सहयोगी उस प्रक्रिया में, ठीक। इनपुट क्या है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश क्या है, सहयोगी। भाई कभी भी आप भोजन बनाए, अपने घर में भोजन बनाएंगे तो आपको ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। बिना चूल्हा जलाए, बिना आग जलाए, चाहे गैस हो चाहे इंडक्शन हो, कुछ ना कुछ एनर्जी तो चाहिए। तो यहां जो भोजन बन रहा है उसको एनर्जी कौन दे रहा है, सूर्य का प्रकाश। और कुछ यूटेंसिल्स चाहिए आपको, बर्तन और ये सब चीजें भी तो चाहिए, कि भोजन हथेली पे तो बनेगा नहीं। तो यहाँ पे वो बर्तनों का काम कौन कर रहा है, रसोई घर का काम कौन कर रहा है, क्लोरोफिल कर रहा है। तो क्लोरोफिल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, ये कर रहे हैं हेल्प। और ये आपके क्या है, दाल चीनी चावल है, मतलब ये इनपुट है। इधर जो बनेगी वो खिचड़ी बनेगी या चावल बनेंगे, जो भी बनेगा वो क्या होगा, आउटपुट होगा। तो इधर बनना क्या है, इधर बनेगा ग्लूकोज, ठीक। इधर क्या बनेगा, ग्लूकोज, और क्या बनेगी, ऑक्सीजन। बस वो 1.5 पन्ने में जो क्लोरोफिल लिखते रहे थे अभी तक, उसको इतने में खत्म करना सीखो। पहला काम तो ये, 1.5 पन्ने का पढ़ते रहे, उस 1.5 पन्ने को कितने कुल मिला के, अब तो एक पूरी लाइन भी नहीं हुई। अगर शब्द शब्द जोड़ लें, 2 उधर है, 2 इधर है, 4, 2 इधर है, 6, खत्म। 6 शब्दों में जो चीज 1.5 पन्ने की पढ़े थे, अब उसे आपको 6 शब्दों में पढ़ना है। और जो प्रक्रिया मैंने बताई है वो समझ लेनी है, वो दिमाग में रखनी है कि ये डाला जाता है, ये बनता है, ये सहयोग देता है, ये सब समझ लेना है। और ये इतनी बातें याद रखनी, ये 6 शब्द याद रखने हैं, वो 1.5 पन्ना याद नहीं रखना है। तो नए बच्चों के लिए पहला काम तो ये है कि अपनी पढ़ाई का तरीका बदल दें, ये वाला काम आएगा, ठीक। और ऐसे ही लिखना भी सीखें, ऐसे ही लिखना भी सीखें। जैसे इसको और मैं आसान कर दूं, थोड़ा इंटरेस्टिंग कर दूं आपके लिए, इसी प्रक्रिया को आपको बनाना है। तो आप क्या करें, ऐसा करके बनाओ। ये पेड़ हो गया आपका, ठीक। इसमें से एक पत्ती मान लो यहां दिखा दो, एक पत्ती दिखा दो, क्योंकि इसी के ऊपर आपको क्रिया दिख करानी है। ऐसे दिखा दो, यहां से H2O, यहां से, ठीक। अब यहां क्या है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, और क्या पड़ रहा है इस पे, सूर्य का प्रकाश। अब जब ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी तो क्या निकाल के बाहर करेगा,
O2, और अंदर ही अपने फलों में और अन्य जगहों पे क्या स्टोर कर लेगा, बस इतना बनाना सीखो, यही दिमाग में रखना है, इतना ही बना लेना है। दोबारा जब इसको देखना है तो सारी घटनाएं अपने आप आएंगी कि यहाँ से पानी लेगा, यहाँ से ऑक्सीजन आएगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा अपने आप। तो पहली चीज तो यह है कि पढ़ने का तरीका आपको बदलना है, ये वाला करना है, ठीक। अब दूसरी बात, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। पहला काम, जब आप पढ़ेंगे तो पहला काम यह है कि जल्दबाजी नहीं करनी, मतलब इस काम में नहीं रहना है कि हम कॉम्पिटेटिव के लिए शुरू किया है और भी 1 साल में हमको नौकरी ले लेनी है। अगर इतनी जल्दी करेंगे तो जल्दी ही करते रहेंगे। पहला काम यह होगा कि एक बार आप जीवन में कम से कम एक बार आपको अपने सिलेबस पे ध्यान देना, और आज मैं वही बताने वाला हूं कि किन स्थितियों में क्या करना है। जैसे वो सभी लोग जिनको पुलिस फौज इन सब में जाना है, उनके लिए जरूरी चीजें क्या है, 4 सेक्शन है उनके लिए। एक जीएस का, दूसरा सेक्शन मैथ का, तीसरा सेक्शन रीजनिंग का, और चौथा हिंदी का, ठीक। और किसी भी परीक्षा की अगर बात करें तो एक और चीज इसमें जोड़ दो, सारी परीक्षाएं शामिल हो जाती हैं, और वो क्या है, इंग्लिश का। तो सबसे पहले तो अपनी परीक्षा का लेवल देख लो, हमें कौन सी परीक्षा के लिए तैयारी करनी है, उसका सिलेबस देख लो कि उस सिलेबस में क्या क्या आता है। जनरली आप ये समझो कि ये 3 चीजें तो आनी ही आनी है, और इन 2 में से कुछ एक आना है। तो ये ऐसे है, अल्टरनेटिव बदल जाएंगे। तो कभी किसी कोई पेपर ऐसा होगा जिसमें इंग्लिश आएगी, कोई पेपर ऐसा होगा जिसमें हिंदी आएगी, लेकिन एक भाषा तो आएगी कोई सी भी। अब आपको वही परीक्षाएं देनी है जिनमें हिंदी आती है, तो अपने आप को हिंदी वाले में समझ लो। ऐसी परीक्षाएं देनी है जैसे एसएससी वगैरह में जाना है, सीजीएल वगैरह में जाना है, तो वहां अंग्रेजी बहुत मायने रखती है, तो वहां के लिए अंग्रेजी ध्यान कर लो। कुल मिलाकर ये सब तो पढ़ना ही है। अब समझिए, अगर आप मैथ एक बार पूरी शिद्दत के साथ पढ़ लेते हैं तो 6 माह में मैथ आप एक बार सारे चैप्टर्स बड़े प्रॉपरली कवर कर जाएंगे। और अगर और ढंग से पढ़ना है तो 2 महीना और जोड़ लो, 8-9 महीने मान लो, 8-9 महीने में एक बार आप मैथ अच्छे से पढ़ जाएंगे, ठीक। रीजनिंग बहुत बड़ी समस्या नहीं है, अगर आप इसको एक बार भी सही से पढ़ लेंगे, कितना, केवल 2 माह कंप्लीट, 2 माह में एक बार पूरा पढ़ जाएगा आपका। हिंदी की बात अगर की जाए तो हिंदी चूंकि हमारी मातृभाषा है तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर बहुत कायदे से हिंदी को पढ़ना है तो समय लगता है 3 महीने का, 3 महीने में हिंदी क्लियर हो जाती है। अंग्रेजी अगर आपको प्रॉपरली पढ़नी है तो आपको 1 वर्ष या उससे भी थोड़ा अधिक समय देना पड़ेगा अंग्रेजी के लिए, क्योंकि ये तो हमारी मातृभाषा है नहीं, जो दूसरे की भाषा है, इसको तो जबरदस्ती सीखा है हमने, वो अपने आप आई है। अब जो बचा ये वाला सेक्शन, ये सबसे बड़ा सेक्शन है, सबसे भारी, जीएस का सेक्शन सबसे बड़ा है ये। उसको मैं नए नए पेज पे बता दूं। अब जीएस में दरअसल आपको पढ़ना क्या है, समझ लो। जीएस कहने को तो इतना ही है, सामान्य अध्ययन जो है वो इतना ही है, लेकिन इसमें है क्या। सबसे पहला है इतिहास, ठीक। दूसरा है भूगोल, तीसरा है विज्ञान, चौथा है अर्थव्यवस्था, पांचवा है राज व्यवस्था, ठीक। अब ये भी केवल इतने नहीं है, इतिहास में 2 तरह का इतिहास हो सकता है, एक विश्व का, दूसरा भारत का। जो भारत का इतिहास है वो अपने आप में 3 भागों में विभक्त है, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक। कितना कम कम पढ़ेंगे, कितने कम कम दिन पढ़ेंगे तो भी बहुत हो जाता है, केवल और केवल इतिहास, बाकी चीजें तो छोड़ दो। दूसरा आता है भूगोल। भूगोल में सही से देखें तो 3 तरह से आपको पढ़ना पड़ सकता है। एक सेगमेंट होता है जिसको बोलते हैं खगोलिकी, एस्ट्रोनॉमी,
ग्रहों नक्षत्रों इन सब के बारे में पढ़ना है, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना है, ठीक, न्यारिकाओं के बारे में पढ़ना है, वो सब क्या है, खगोलिकी है। फिर आपको दो तरह से पढ़ना है, एक तो विश्व का भूगोल, पूरी दुनिया के बारे में पढ़ना है, और फिर स्पेशली भारत का भूगोल। और कभी कभी जब प्रदेश की स्पेशल परीक्षा होती है तो उस प्रदेश का भूगोल। जब प्रदेश का होता है तो फिर उस प्रदेश का भूगोल भी आपको अलग से पढ़ना है। तो ये भूगोल हो गया। अब बात आती है विज्ञान की। विज्ञान में भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में दो भाग, वनस्पति और जंतु। और अभी तो एक नया और है, नया है जैव प्रौद्योगिकी। ये नई नई विज्ञान है, ऐसा समझो। इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जैव प्रौद्योगिकी को। ये विज्ञान का है। अर्थव्यवस्था में खैर अच्छी बात यह है कि भारत की इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, लेकिन इसकी समस्या यह है कि इसमें से जो प्रश्न बनते हैं वो करंट को लेकर के बहुत बनते हैं। यानी पहले तो आपको इकोनॉमी की जानकारी हो कि बेसिकली इकोनॉमी है क्या और आजकल देश में क्या चल रहा है, यहां से प्रश्न आते हैं। तो इसमें आपको एक बार प्रॉपर्ली ये भी पढ़ना पड़ेगा। राज व्यवस्था में आपको पूरा क्या पढ़ना है, संविधान। इसके बाद प्रादेशिक परीक्षाएं हैं अगर, तो प्रदेशों से संबंधित, जैसे उत्तर प्रदेश की आपको परीक्षा देनी है तो आपको उत्तर प्रदेश की स्पेशल सारी चीजें पढ़नी है। कला और संस्कृति के बारे में भी इतिहास में ही पढ़ना है। ये सब इतना पढ़ना है, तो इतना एक बार पढ़ने के लिए, एक बार दोबारा नहीं पढ़ना है, केवल एक बार पढ़ने के लिए अगर आप डेली कोई क्लास करते हैं 2 घंटे की, 1.5 से 2 घंटे की, तो आपको न्यूनतम जो समय लगता है वो कितना लगेगा, 18 माह का। तो एक बार अगर इसको पूरे को कंप्लीट करना है तो आपको 18 महीने लगेंगे। तो अब समझ लो, पीछे बैक जाओ, देखो जरा। गणित हम और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 9 महीने मान लेते हैं, ठीक है। मैथ में कितना लगेगा, 9 महीने। हिंदी में मान लो कितना, 3 नहीं, हम एक और बढ़ा लेते हैं, 4 महीने कर लेते हैं। रीजनिंग में कितना लग रहा था, 2 नहीं, हम 3 मान लेते हैं। इंग्लिश पढ़ने में के लिए कितना समय लगेगा, हम 15 महीने मान लेते हैं। और जीएस पढ़ने के लिए एक बार ठीक ठीक 18 महीने का समय लगेगा। जो भी एक बार इतना समय दे देगा, अब ये नहीं कि सब कुछ अलग अलग 18 महीने अलग, इसे तो 15 महीने, नहीं, सब कुछ साथ चल रहा है। कुल मिलाकर के सबसे अंतिम आंकड़ा क्या आ रहा है, 18 महीने का आ रहा है। अगर आप प्रत्येक विषय को रोजाना 1 से 1.5 घंटा दे रहे हैं, प्रत्येक विषय को रोजाना 1 से 1.5 घंटा दे रहे हैं, तो आपको लगभग 1.5 साल का समय लगेगा और आप सारे विषयों को ठीक ठाक एक बार पढ़ चुके होंगे। अब इसके बाद जब आप परीक्षा के लिए जाएंगे, एक बार तो सारा पढ़ ही चुके हैं, जब आप परीक्षा के लिए जाएंगे तो आपको हर बार केवल और केवल बचेगा रिवीजन। लेकिन समस्या क्या है आज के स्टूडेंट्स के साथ, वो जब फॉर्म निकल आता है, ठीक है, जब फॉर्म निकल आएगा तो उसके बाद वो तैयारी शुरू करेंगे। तैयारी शुरू करने के बाद 3 महीने में वो एग्जाम दे देंगे। अब 3 महीने में वो इस सब में से कितना पढ़ लेंगे, क्या पढ़ पाएंगे। फिर ये कहेंगे कि मेहनत तो हमने पूरी करी थी, लेकिन पता नहीं पेपर कहां से आ गया। अब 3 महीने में इनमें से कितने चैप्टर सही से पढ़ लेंगे आप, कितने सब्जेक्ट आप सही से पढ़ लेंगे। कोई सा भी एक उठा लो, वो 3 महीने से कम नहीं चलेगा। तो अब आप एक सब्जेक्ट पढ़ के गए, वहां से 4 प्रश्न आए थे आपने कर दिए, या 6 प्रश्न आए थे आपने कर दिए, पूरे 40 प्रश्न तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 40 प्रश्न और भी जगहों से तो आए होंगे, वो तो आपने अभी पढ़े नहीं। अगली बार, इस बार इतिहास पढ़ के गए थे, अगले पेपर में भूगोल पढ़ के गए थे, उसके बाद वाले में अर्थव्यवस्था पढ़ के गए थे, पूरी कभी पढ़ के गए ही नहीं। पूरी पढ़ के गए नहीं तो लगा कि जीएस तो हुआ है, पता नहीं कहां से पूछ दी जाती है। हालांकि बृहद है, ठीक है, बहुत सारी बातें नहीं याद रहेंगी, लेकिन फिर भी कम से कम एक बार आपको पढ़ना तो चाहिए। अब अच्छी बात ये देखने को मिली है, अभी जो पुलिस का पेपर हुआ है, मैंने उसमें देखा और बता भी रहा था अभी मैं, कि पुलिस वाले पेपर की खासियत क्या है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न है। मतलब अगर आपका दिमाग ठीक ठाक काम कर रहा है और आपने चीजों को सही से देखा और समझने का प्रयास किया है, तो आप उसका उत्तर दे देंगे। अब पूछ दिया गया कि गैसोलीन कहां से निकलता है। अब अगर कभी नाम ही सुना कि गैसोलीन होता क्या है, गैसोलीन एक पेट्रोल ही होता है, अगर ये नाम सुना है तो बता देंगे पेट्रोलियम से निकला है।
आपसे पूछा गया कि ऐसी कौन सी सिंचाई की विधि है जिसमें पानी सबसे कम खर्च होता है, तो जो बूंद बूंद करके पानी डाला जाएगा वहां कम खर्च होगा, जहां पूरा भरा चलेगा वहां ज्यादा खर्च होगा। तो डिप विधि। ये वाले प्रश्न ऐसे नहीं है कि इनको आपको लिखवाया जाए या पढ़ाया जाए, ये कैसे हैं, आपकी समझ पे निर्भर करेंगे। अगर वो सब चीजें, अब यहाँ जैसे भूगोल की बात आएगी, भूगोल में कृषि आएगी, कृषि में सिंचाई आएगी, तो जब वो सिंचाई आएगी तब आपको बताई जाएंगी विधियां। अब वहां से ऐसे ही याद रखना है मोटे तौर पर, वो तो याद बना ही रहेगा कि कौन से में ये बताया गया था कि जिसमें पानी कम खर्च होता है, कौन से में ये बताया गया था कि जिसमें पानी ज्यादा खर्च होता है। ऐसे अगर ये चीजें आपको याद बनी रहेगी तो आप उन प्रश्नों का जवाब बड़ी आसानी के साथ दे पाएंगे। तो अब एक रोड मैप आपके पास है, हिंदी एक बार देने उसको 3 से 4 महीने सही से, रोजाना 1-1.5 घंटे, पूरे दिन हिंदी भी नहीं। अब ये भी यहां से तय हो जाता है। अब समझ लो, अंग्रेजी को मान लिया आपके सिस्टम से हम निकाल देते हैं, तो कुल चीजें आपके पास कितनी बची, 4 सब्जेक्ट बचे। इन 4 सब्जेक्ट को कितने दिनों तक पढ़ना है, 18 माह तक पढ़ना है। और मैंने कहा प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको टाइम कितना देना है, न्यूनतम 1.5 घंटा, अधिकतम मान लो तो 2 घंटे। अब 2 घंटे गुणे 4 यानी रोज समय कितना देना है, बस। और मैं गारंटी लेता हूं 18 महीने के बाद जो भी भर्ती आएगी आप पहली भर्ती में लग जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। 18 महीने लगातार प्रतिदिन 8 घंटे पढ़ना है, और 8 से ज्यादा भी नहीं पढ़ना, पागल भी नहीं होना, 8 घंटे सही से पढ़ लो। अखबार पढ़ते रहो, दुनियादारी की समझ रखो थोड़ी। अखबार पढ़ने और दुनियादारी की समझ से मतलब ये है कि अभी मान लिया कोई बात हुई कहीं वैश्विक लेवल पे या देश में कोई घटना घटी, तो वो घटना में क्या क्या चीजें थी गूगल पे सर्च करके पढ़ लो। जरूरी नहीं कि सब कुछ चीजें तुम्हें क्लास में ही मिले। जैसे मान लिया किसी को फांसी दी गई, अब आपको दिमाग में है कि फांसी क्यों दी जाती, कब दी जाती, कैसे दी जाती, क्या होता है, तो आप गूगल करके पढ़ लीजिए। ये अतिरिक्त समय, इन 8 घंटों से अतिरिक्त 1 आध घंटा ऐसे गुजार लीजिए। 8 घंटे पढ़िए, ना तो आपको बोझ लगेगा और ना कोई समस्या होगी। बस 2 बातें हैं, एक धैर्य और एक निरंतरता। ये गांठ बांध लो दोनों चीजें। कौन सी, ये अलग लिखे दे रहा हूं मैं। एक धैर्य और दूसरी चीज क्या है, निरंतरता। धैर्य काहे का, कि नौकरी मिलेगी, आज ही नहीं मिलेगी। और दूसरी निरंतरता काहे की, 18 महीना रोजाना 8 घंटा, बस। ठीक, आपके लेवल की परीक्षाओं के लिए इतना पर्याप्त है। अगर यूपीएससी की देनी हो, मतलब आईएएस वाईएएस बनना हो, तो फिर ये घंटे बड़े हो जाएंगे, तो और बढ़ जाएंगे, सोने का टाइम कम हो जाएगा, अन्य कामों के लिए टाइम कम हो जाएगा। 8 घंटे आप बड़े सुकून से निकाल सकते हैं। 24 घंटे में से समझो, टोटल 24 घंटे में से आप पूरी नींद लीजिए। पूरी नींद का मतलब लगभग 7 घंटे, ठीक, पर्याप्त है। 7 घंटे से ज्यादा सोना भी फिर बॉडी के लिए गलत है। फिर पता लगा कि 1.5 साल इतने मोटे हो गए कि चल नहीं पा रहे, फिर ये भी दिक्कत। 8 घंटे पढ़ लीजिए, कितने हुए, 15 ही तो हुए। अभी कितना बचा है, 9 घंटे बाकी। 9 घंटे में आपका नहाना धोना, खाना पीना, दोस्तों के साथ उठना बैठना, घर वालों से बात करना, खेलना कूदना, टीवी देखना, मोबाइल देखना, जो भी है वो सब कुछ हो जाएगा। फिर भी पढ़ाई बहुत अच्छी चलती रहेगी। 9 घंटे बहुत होते हैं पढ़ने के लिए। हमने घंटे दिए आपको आज, और फ्री वाले कितने दे दिए, वो तो ज्यादा दे दिए ना। तो इतना भी पर्याप्त है। अगर इससे ज्यादा कर सकते हो और अच्छी बात, नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं है। अगर इतना भी कर लोगे तो इस बात की मेरी गारंटी है कि 18 महीने के बाद जो पहली भर्ती आएगी, जो आप पहला पेपर देंगे, अगर ईमानदारी से 18 महीने 8 घंटे रोज पढ़े हो तो पहली भर्ती, पहला पेपर, पहली बार में सिलेक्शन, इतना निश्चित है। लेकिन ये कंटिन्यूटी रखनी है। अब ये कहो कि नहीं, आप तो फिर गुरुजी ने कहा था कि चलो अब 18 नहीं 19 सही, बीच में 15 दिन आराम कर लेते हैं, वो बेकार हो जाएगा। फिर ये नहीं करना है। वो अलग बात है, किसी दिन कोई ऐसा आवश्यक कार्य आ गया, पता लगा घर में कोई प्रोग्राम है या कहीं जाना है, वो अलग बात है कि किसी दिन अगर आप चले गए तो आगे पीछे एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा उसको। अब अगले वाले दिन 4 घंटे अगले वाले दिन एडजस्ट कर लो उसके, और 4 घंटे उसके अगले वाले दिन, या 4 घंटे उससे पहले वाले दिन ही एडजस्ट कर लो,
ऐसा करके उसको एडजस्ट करो। अब वो जो 8 घंटे वो कहीं ना कहीं तो आपको निकाल लें, लेकिन ऐसा कितनी बार होगा? मान लो महीने में 1 बार, साल भर में 8, 10, 12 बार। तो ऐसे थोड़ी कि तुम्हारे खानदान में सबकी शादी इसी साल हो जानी है। तो 1-2 लोगों की होगी या 1-2 लोगों की रिश्तेदारी में होगी। कुल मिला के ये मान लो कि पूरे 18 महीनों में 8-10 बार ऐसे मौके आएंगे, तो उनको 8-10 बार के मौकों को एडजस्ट कर लेना है। अगर उन्हें प्रॉपरली आप एडजस्ट कर लेते हैं तो ये आपके लिए एक मोटा मोटा रोड मैप है, कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। अब जो डिवीजन है इस वाले को अगर और समझना चाहो तो मैं थोड़ा और बता दूं। इस वाले को, इसमें से क्या कब और कैसे पढ़ना है, इसका कोई क्रम नहीं है, आपकी जैसे मर्जी पढ़े, पढ़ना है। ज्यादा बेहतर यह रहेगा कि एक कोई सा भी शुरू करो उसे पूरा खत्म करो, फिर दूसरा शुरू करो उसे पूरा खत्म करो, तीसरा शुरू करो उसे पूरा खत्म करो, थोड़ा थोड़ा किसी में से मत पढ़ो। ठीक, जब भी एक टॉपिक शुरू करो तो उस टॉपिक को खत्म कर दो और उसका एक प्रॉपर नोट्स बना के रख लो। उस नोट्स को जो घंटे 8 है इनमें करना क्या है, 1 घंटा आपने पढ़ा उसको किसी से, फिर उसके बाद 1 घंटे क्या करना है, हर एक विषय के 2 घंटे हैं, 1 घंटे आपने किसी से पढ़ा तो 1 घंटे क्या करना है, अब उसी वाले जो बना के रखा है पीछे वाले उनको बस एक बार देखते पढ़ते जाओ और ये याद करते जाओ कि जब पढ़ाया गया तो उसको कैसे बताया गया था, बस ये रिवीजन होता है। इतना अगर आप करते जाएंगे तो लास्ट के समय में, और जब आप नोट्स बनाएंगे तो नोट्स कितने मोटे बनाएंगे, पीछे मैंने बताया कि पूरे प्रकाश संश्लेषण के 1.5 पन्ने नहीं लिखने हैं, प्रकाश संश्लेषण को कितनी देर में निपटाना है, 6 शब्दों में। ऐसे ही नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स, मतलब लिखा कम हो लेकिन जब उसे पढ़ने बैठो तो समझ में ज्यादा आए। और ये कब होगा, एक और बुरी बात है कि लड़कों में ये देखा जाता है कि वो जनरली क्या करते हैं, नोट्स मांगते रहते हैं, बोले तुम्हारे पास नोट्स हैं दे दो। दूसरे के नोट्स कभी काम नहीं आते, नोट्स खुद बनाओ। अब तुमने कहां पे क्या शब्द लिखा है, उसके लिखते समय तुमने क्या मतलब सोचे थे, वो तुम्हें ज्यादा बेहतर मालूम है या जिसे दे दोगे उसे मालूम है, उसे तो कुछ नहीं पता कि तुमने क्या सोच के लिखा था। तुम जब अपने नोट्स खुद ही पढ़ोगे तो वो ज्यादा समझ में आएगा, दूसरे का लिखा हुआ नोट्स वो जाने। और दूसरा ये कि जब आप नोट्स तैयार करते हैं, एक चीज और है, नॉर्मली खाने के मामले में मान लो, खाना 2 तरीके से आप खा सकते हैं, एक तो खुद का बनाया हुआ और एक दूसरे का बनाया हुआ। दूसरा अगर कोई खाना बना रहा है तो उसका खाना आपको बढ़िया तभी लगेगा जब वो वाकई में बढ़िया होगा, और अपना अपना बढ़िया ही होता है, अपना थोड़ा खराब होता है। क्यों, उसके पीछे का रीजन क्या है कि आपको स्वयं से प्रेम है, अपने आप से, इसलिए नहीं, उसमें आपकी मेहनत लगी है, उसमें आपने चूल्हा फूका है, आंखों में धुआं गया है, आंसू आए हैं, उसमें मेहनत लगी है, घंटा लगा है, गर्मी में बैठे रहे तब जाके वो पक्के तैयार हुआ। अब वो खिचड़ी भी जो है वो खीर जैसी फील होगी क्योंकि अपनी मेहनत लगी है। तो यही नोट्स के मामले में, नोट्स आप स्वयं बनाएंगे, आपकी खुद की मेहनत लगी होगी तो पढ़ते हुए वो अच्छा भी लगेगा। और दूसरा खुद बनाया है तो खुद क्या सोच के ये शब्द लिखा था, क्या सोच के ये लाइन लिखी थी वो पता है तो वो समझ में भी तुरंत आएगा। और नोट्स एक बार बनाओ, दोबारा उसे और शार्ट करो और बनाओ, तिबारा फिर और शार्ट करो और बनाओ। इस बात को मैं किसी दिन समझा दूंगा, ये तरीका भी बता दूंगा, इसको बोलते हैं माइंड मैपिंग। तो पहले प्रॉपर नोट्स, फिर उससे कम शब्दों में नोट्स, फिर उससे भी कम शब्दों में नोट्स, और जो सबसे कम शब्दों में नोट्स बचेगा वो फिर आपको पता लगा कि पूरा एक विषय आ रहा है केवल 6 पन्नों में, तो उन 6 पन्नों को चाहे जब रिवाइज कर लो परीक्षा के ठीक 1 रात पहले करो, क्योंकि 6 पन्ने ही बची कोई चीज तो बहुत आसान हो जाएगी। तो उसको शॉर्ट कैसे किया जाता है किसी दिन अलग से एक वीडियो बनाऊंगा तब बता दूंगा। अब कोई सवाल आ रहा हो किसी के दिमाग में तो पूछ लो, आ रहा है नहीं, कोई आ रहा हो, इतनी चीजें बताई हैं इनको लेकर के अगर कोई सवाल बन रहा हो किसी के दिमाग में तो पूछ लो, बता दें। चीजें क्लियर हो गई हैं, टाइमिंग क्लियर हो गई है, दिन क्लियर हो गए। इतने दिन पढ़ना है प्रॉपरली, अगर इतने दिन आप पढ़ लेंगे, इतने घंटे पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। डर कब होता है, जब आपकी तैयारी पूरी नहीं होती है। ठीक, दूसरा ये भी होता है, परीक्षा को लेकर नहीं डर होता है कि पेपर पास आने वाला है, फिर कहता तो भूलने लगे हैं, पहले तो याद था। तो वो क्यों होता है, वो इसीलिए होता है कि शायद तैयारी में कहीं पीछे गड़बड़ियां हैं, वो ठीक नहीं है, प्रॉपर नहीं है। अगर वो प्रॉपर रहती तो ये वाला डर नहीं होता। और वो क्यों नहीं होती, क्योंकि हम एक बार भी कंप्लीट नहीं करते। तो 3-4 बातें गांठ बांध लो
जो भी लोग पहली बार तैयारी करेंगे वो 3-4 बातें ये गांठ बांध लो कि ये इंटरमीडिएट नहीं है। ठीक, यहां लिखित में आपको जवाब नहीं देने हैं, तो पढ़ने का तरीका भी वो नहीं रहेगा जो तरीका हमारा पीछे रहा था। पढ़ने का तरीका भी हमारा अलग होगा। हमें चीजें रटनी नहीं है, समझनी है, क्योंकि रटेंगे तो कितना रटेंगे, सिलेबस तो मैंने दिखाई दिया। अब मैंने बाकी के तो सिलेबस खोले नहीं है, मैंने केवल जीएस की चीजें ओपन की हैं। हिंदी को अगर ओपन कर दें तो हिंदी में 40 चैप्टर निकलेंगे। फिर मैथ के ओपन कर दें तो मैथ में ही 2 भाग, एक नॉर्मल अर्थमेटिक होगी, एक एडवांस का भाग होगा। फिर नॉर्मल वाले में जो अर्थमेटिक होगी उसमें 40 चैप्टर निकलेंगे, एडवांस वाले में 40 चैप्टर निकलेंगे। फिर एलजेब्रा अलग निकलेगा, ट्रिग्नोमेट्री अलग निकलेगी, मेंसुरेशन अलग निकलेगा, मतलब पूरी खीर फैल जाएगी। रीजनिंग में फिर खोलेंगे तो रीजनिंग भी 2 तरह की होगी, एक वर्बल होगी, एक नॉन वर्बल होगी। ठीक, अब वर्बल वाले 40 चैप्टर निकलेंगे, 40 नॉन वर्बल के निकलेंगे। ऐसे करके फिर सिलेबस तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब इतनी सारी चीजें एक दिमाग में स्टोर करके रखनी है, वो भी विस्तार विस्तार में, तो संभव ही नहीं है। उसको कैसे करना है, मिनिमाइज करना, छोटा करते जाना है, और इतना छोटा करते जाना है कि एक बात कहो तो सारी बात समझ में आ जाए। इतना छोटा करके करते जाना है, इतना छोटा करके दिमाग में रखना है, तब चीजें दिमाग में रहेंगी। तो ये आपका तरीका होगा। इस तरीके से आगे का अपना तैयारी का सिस्टम बना लो, दिन के घंटे अपने तय कर लो। ज्यादा बेहतर ये होता है कि आप अपनी टाइमिंग बना लो, या पूरी तरह से पढ़ने पे ही हो, फिर कोई टाइमिंग नहीं। जब नींद लगे सो जाओ, जब भूख लगे तो खा लो, इसके अलावा जितना भी टाइम है पढ़ते रहो। वे 2 ही तो काम है मेन, खाना सोना। तो जब भूख लगे तो खा लो, जब नींद लगे तो सो जाओ, जब जागो तो फिर पढ़ने लगो। अगर केवल इसी काम पे हो और भी काम करने हैं तो टाइमिंग सेट कर लो, भाई इतने टाइम हमें ये करना है, इतने टाइम हमारा पढ़ने का बचेगा। और दूसरी बात, लाइब्रेरी कल्चर से बच पाओ तो बचे रहना, पढ़ाई उढ़ाई नहीं होती वहां, ना हो पाएगी। इतना तो कमजोर इस समय कोई नहीं है जिसके घर में 3-4 कमरे ना हो। एक साइलेंट पोर्शन तो घर में कहीं ना कहीं ढूंढने मिल ही जाएगा। एक कमरा ऐसा होगा, कोई बरामदा ऐसा होगा, छत पे कोई ऐसी जगह होगी जहां पे मतलब कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा, आप प्रॉपरली बैठ के पढ़ सकते हैं, वो जगह बना लो। वो लाइब्रेरी से लाख गुना बेहतर है। दूसरा, लाइब्रेरी जाओगे एसी में रहने की आदत पाल लोगे, फिर घर आओगे बार बार बीमार पड़ोगे तो पढ़ाई वाले घंटे में से बीमारी अपने घंटे ले जाएगी, तो वो भी नुकसान। जैसे नॉर्मली रह रहे हो उसी परिवेश में रहो तो ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा अच्छा है। तो ये इतनी बातें दिमाग में रखिए और फिर अपनी तैयारी चालू कर दीजिए। ठीक, अब अगर फिर भी रह गया हो कुछ